इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था ना पूरी, कैल्शियम तक लिख लिए थे। लास्ट क्लास में अपन कैल्शियम तक की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए थे। हम एक्सेप्शंस देखने वाले थे कॉपर एंड क्रोमियम वाला, ठीक है। तो हेडिंग डालना स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled substance स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स। यही तो रीजन दिए थे ना अपन क्रोमियम में और कॉपर में, कि क्रोमियम में सारे सबशेल आधे आधे भरे रहते हैं और कॉपर में सारे सबशेल फुल भर जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड मतलब कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ना। डी में पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर है या फिर डी के पांचों में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा बनाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ, ताकि चौथे की पांचवा भी आ जाए, समझ रहे? लिखो उसको। The configuration, the electronic configuration of most of the atoms, the electronic configurations of most of the atoms, the electronic configurations of most of the atoms follow all the basic rules, follow all the basic rules, follow all the basic rules. वही जो तीन रूल, पॉली एक्सक्लूजन, ऑफ-बाउ, होल्स, ठीक है। तो जितने भी आपके एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तीनों रूल फॉलो करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो स्टॉप, however in certain elements, however in certain elements such as copper Cu and chromium Cr, such as copper Cu and chromium Cr, where the two subshells 4s and 3d, 4s and 3d, देखो 4s एंड 3d में एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमने देखा ना कि 1s सबसे कम एनर्जी वाला होगा, उसके बाद कुछ गैप के बाद 2s आएगा, उसी के बहुत पास 2p रहेगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p होगा। तो 3d 3 का आखिरी है और 4s 4 का पहला है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी का। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है अगर वो नेबरिंग ऑर्बिट का है, तो ऑर्बिटल का है। तो ऐसा नहीं कोई और से इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आया ना, 4s का ही इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में गया, ना कि 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आया। समझने में क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन कहाँ का जंप करके आ रहा है? 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ रहा है, क्योंकि वो दोनों पास पास के ऑर्बिटल है और उनमें एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, समझे? वही लिख रहे हैं अपन। However, in certain elements such as copper and chromium, where the two subshells, कौन-कौन से 4s and 3d, differ slightly in their energies, differ slightly in their energies, comma, an electron shifts कहां से कहां शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन? 4s से 3d। an electron shifts from a subshell of lower energy
ब्रैकेट में 4s टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी ब्रैकेट में 3d, ब्रैकेट में 3d। ठीक है, अब ये 4s 3d तो हर एलिमेंट में है, बट दैट डजंट मीन कि हर एलिमेंट में 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाएगा। वो ऐसा तभी करेगा जब उसके ऐसा करने से या तो सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाए या सारे ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड हो जाए। मतलब वो टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो ऐसा कदम उठा रहा है, समझ रहे? अदरवाइज वो हर एलिमेंट में ऐसा नहीं करेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अभी क्या लिखे अपन? an electron shifts from a subshell of lower energy that is 4s to a subshell of higher energy that is 3d provided that, कंटिन्यू करेंगे स्टेटमेंट ना, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। provided that such a shift results in provided that such a shift results in all the orbitals of the subshell of higher energy getting either completely filled or half filled समझ में आ रहा है? एक बार रीड करो स्टेटमेंट, समझ में आया कि नहीं? हाउएवर से रीड करना, हाउएवर इन सर्टेन एलिमेंट्स लाइक Cu और Cr, क्रोमियम और कॉपर, जहां पे दोनों सबशेल 4s और 3d पास पास में है, ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता है। पर वो तभी जाएगा जब उसके ऐसा करने से 3d के या तो सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए या तो सारे के सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाए, तभी वो ऐसा करेगा, वरना वो नहीं करेगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। क्रोमियम के जस्ट पहले वाला लेते हैं। मैं वेनेडियम का आपको बताता हूँ, वेनेडियम 23 होता है, हम बाद में क्रोमियम का देंगे। ठीक है, ध्यान देना। 23 क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा? उसका कोई ट्राई करेगा? 1s2 से कोई ट्राई करेगा? आपके अलावा कोई और? या अदिति, दोनों में से कोई मिलकर कर दो, ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो, मैं हेल्प करूंगा। पहला क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। ओके ठीक है, एक और बना दो, वो दो बताइए। 3s2 3p6 4s2। ये अपन कहां तक पहुंच गए, कोई बताएगा मुझे? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। मतलब हम कैल्शियम तक पहुंच चुके हैं। हमें तो 23 तक जाना है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। 3d ऐसा होगा ना एवरीवन? अदिति अब याद कर लो, यही कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। तो वो पुराना वाला भूल जाओ, कॉमा कॉमा वाला 2 8 8 वो सब भूल जाओ। ठीक है, तो इन दोनों का ना मैं वो बॉक्स डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम ये भी बनाए थे अपन लास्ट क्लास में। तो कैसा बनेगा देखो, 4s में 2 है, अपोजिट स्पिन्स के साथ रहेंगे। और 3d3 में कैसा होगा फिर अदिति? सब में एक एक डालू कि पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1 डालू? सब में एक एक डालने का। अच्छा ठीक है ना, कौन सा रूल आप फॉलो हो रहा है? वुंस रूल तो होता ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल यूज होने चाहिए। और ये तो सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, पढ़ के आया करो ना, कैसे करते हो एक बार रीड करके आया करो। और यहाँ भी आप लोग 10 मिनट बैठते हो कम से कम, जो 15 मिनट बैठे रहते हो, तो एक बार कॉपी पर डालिए करो, क्या देखते अपन लास्ट क्लास में। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट बस। और घर में टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा काम है घर में। ठीक है चलो, ये होगा 3d3। अब ध्यान देना,
अगर ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं होगा। अभी मतलब ऐसा दूसरा भी जंप करा दो, अरे वाह, ऐसा थोड़ा होगा। तो ये बेवकूफ है, जो अकेले बैठे हो खाली, ये तो नहीं बैठेगा ना खाली, फिर तो खाली हो जाएगा ना ये। उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके तरह, क्योंकि कम से कम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है रहेगा। तो इसलिए वेनेडियम में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, नॉर्मल तीनों रूल यूज किए अपन और फिलिंग कर दी ऑर्बिटल का। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमियम की। अगला जस्ट 24, वेनेडियम का 23 था, क्रोमियम का 24। अब 30 तक याद कर लो, ठीक है, कम से कम 30 सिंक तक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। जब इसके बाद वाले होना चाहिए था नॉर्मली, अगर हम तीनों रूल यूज करते तो यही होना चाहिए था। अब इसका बॉक्स डायग्राम देखो, ये मैं लास्ट क्लास में बता दिया था, आपको रिवाइज नहीं किया तो चेहरा ब्लैंक दिख रहा है। 1 2 3 4 हो गया, 3d4। अब अगर ये जंप करता है यहां से यहां, तो वो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो अब करेगा, ऊपर नहीं करेगा। तो इसलिए इसका कंफिग्रेशन 3d4 4s2 ना होके क्या होगा, 3d5 4s1। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि लिखते समय हम 3 को पहले लिखेंगे, भले भराता पहले 4s है, भराता पहले 4s है ना, फिर बाद में 3d भराता है, बट लिखते समय 3 वालों को पहले लिख डालो, बाद में 4 वालों को लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। अब आगे सेंटेंस बनाना, नीचे कहां तक लिखे अभी आप लोग कि प्रोवाइडेड सच अ शिफ्ट results in all the orbitals of the subshell of higher energy getting either completely filled or half filled। क्लियर है? ये सेटिंग समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो नीचे लिखना, कॉपर का लिख लो, सॉरी क्रोमियम का, पहले क्रोमियम, क्रोमियम 24 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखो पहले, और याद रखना 3d4 को पहले लिखना, ठीक है, 4s को बाद में लिखना। 3d4 4s2, ठीक है, ऐसा लिखना, फिर नीचे डायग्राम बनाना, और फिर ऐसा जंप दिखाना। समझ रहे हो ना? ऐसा जंप दिखाना, फिर इसको ना गलत लिख देना, और सही क्या होगा, है ना क्लियर? 3d4 4s2 ना होके क्या होगा, 3d5 4s का, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वेनेडियम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होगा, बट यहाँ होगा, एक्सेप्शन। ठीक है, ऊपर वेनेडियम मत नोट करो, वो समझाने के लिए मैंने नोट किया, बता लिखा है। आप लोग सीधा क्रोमियम की बात करो, फिर अपन इसके बाद कॉपर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये क्रॉस जरूर करना, ठीक है, इसको गलत दिखाना, ये इसको सही करना, और ये शिफ्टिंग दिखाना ऐसे करके एरो। एनर्जी वाइज, रॉ एनर्जी वाइज करेंगे। 4s का लोअर एनर्जी है, 3d का हायर एनर्जी है, तब तो आप ऐसे शिफ्ट दिखाओगे ना, वरना पीछे दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वो हायर एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा लिखते समय 3 पहले, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो पहले 4 बना देना, अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, क्या? हाँ, नीचे लिखो, सिमिलरली फॉर कॉपर, सिमिलरली फॉर कॉपर सीयू कितना हो जाएगा, 29। हाँ, सीयू 29 होगा। अब ऐसे ही उसका लिखोगे, पहले गलत करके, फिर उसका ऑर्बिटल डायग्राम, फिर एक शिफ्ट मार के उसका सही वाला लिख लोगे। जल्दी लिखो, कॉपर का 29 होगा, जल्दी। लास्ट टॉपिक है हमारा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक क्लास और लेंगे अपन, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे एनसीईआरटी के।
आपका टेस्ट तो 25 पर बोल रहा हूँ, कर लो ना फिर टेस्ट, आपको तो टेस्ट चाहिए। क्या है? हाँ नहीं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है बस, रेड डॉट फर्स्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो कर ही दो तो वो प्लांट्स क्वांटम थ्योरी वगैरह आ रहा है। हाँ हाँ ये टेस्ट है ये तो कोई सेट प्लांट्स क्वांटम थ्योरी और ये सामने के डिस्कवरी एंड अलग अलग एटम्स, ठीक है तो उसका एक पेपर में बनाया तो कभी दे दो और फिर कल 3 क्लास हो गए, मतलब कोई क्लास है ना थोड़ा सारे कहते आओ 4:30 बजे है। बना रहे कॉपर का शायद बन रहा है क्या लिख रहा है मैंने इसको ये हमारे नॉर्मल रूट ये हमारे नॉर्मल होता है पाँच है अब ये अगर यहाँ जंप करते हैं तो ये ये बात गलत है समझ गए? हाँ भाई समझ में कॉपर का 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 ऐसा होना चाहिए हमारे रूल्स के हिसाब से, बट एक्चुअली में ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाए तो वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? कंप्लीटली फुलफिल्ड की सिचुएशन आ जाएगी विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसलिए 3d10 4s1 इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके रीजन लिखेंगे, दो रीजन होते हैं कि क्यों हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो दो रीजन लिखेंगे, नीचे लिखना। It has been found that 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 there is extra stability, there is extra stability associated with, there is extra stability associated with above electronic configurations of copper and chromium, above electronic configurations of copper and chromium, above electronic configurations of copper and chromium, ठीक है।
This is because first point, पहला point, symmetrical distribution of electron. Symmetrical distribution of electron. अगर आप सब में एक एक या सारे में दोनों भरोगे तो वो सिमेट्रिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी खाली नहीं है ना। और अगर मान लो दो आधे आधे हैं तो वो अनसिमेट्रिकल हो गया ना, कि पहले तीन पूरी भरी है बाकी की दो आधी आधी, ये सिमेट्रिकल थोड़ा ना होगा। अभी जो दोनों लिए ना अपन, एक कंप्लीटली फुलफिल्ड एक कंप्लीटली हाफ फिल्ड, ये एक तरह का सिमेट्रिकल है। आप एक बार में बोल सकते हो ना कि हाँ सब में एक एक है, सब में सब सारे फुलफिल्ड है, एक बार में हम बोल सकते हैं सिमेट्रिसिटी। बट अगर अलग अलग टाइप की फीलिंग होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ पहले तीन में सिंगल सिंगल है बाकी के दो खाली हो, समझ रहे हैं। फिर अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, पहले तीन में पेयरिंग है बाद के दो में सिंगल सिंगल है, समझ रहे हैं ना। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आर मोर स्टेबल, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आर मोर स्टेबल, समझ रहे हैं, क्लियर है। ओके, देखो इसमें हाइफन डाल के, symmetry leads to stability, symmetry leads to stability, symmetry leads to stability। झूला भी देखो ना, जब वो ऐसे पोजीशन पे जहां पे आप उसको आधा तक कट करोगे, ये एक दूसरे के बराबर पोर्शन है तो सिमेट्रिक बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मान लो झूला इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ऐसा ऊपर है तो वो बहुत अनस्टेबल है, वो वापस इधर आएगा स्टेबल पोजीशन पे, इधर जाएगा फिर वो अनस्टेबल है, फिर वो वापस आएगा, तो बीच में वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, ठीक है। तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये फैक्ट है जो अपन लिख रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स, द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स, द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स have symmetrical distribution of electron, have symmetrical distribution of electron, have symmetrical distribution of electron, have symmetrical distribution of electron का मतलब सारे के पास या तो एक है, सारे के पास या तो दो है, भेदभाव नहीं हुआ है ना, किसी भी ऑर्बिटल के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, है ना। या तो सबके पास एक एक होगा या तो सबके पास दो, सिमेट्रिसिटी, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। So the completely filled or half-filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and are therefore more stable. In them and are therefore more stable. Therefore more stable. And are therefore more stable. Done? Second reason. Second reason. ये तो first reason हो गया कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है। सेकेंड रीजन, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होगा, देखो मान लो अगर सिंगल सिंगल फील्ड है और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल फील्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चारों की एनर्जी सेम है ना, रीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं चारों के चारों, चारों की एनर्जी सेम है, बस उनके ओरिएंटेशंस अलग अलग है। dx y x और y के बीच में है, dy z y और z के बीच में है, dz x z और x के बीच में है, dz स्क्वायर वो वाले में है, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x और y एक्सिस के अलॉन्ग में। तो एनर्जी सबकी सेम है बट ओरिएंटेशंस अलग अलग है ऑर्बिटल्स की। तो इस केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं पोजीशंस, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां जा सकता है फर्स्ट एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है सेकंड एक्सचेंज करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहां जाके वो पेयरिंग कर ले, पेयरिंग नहीं, एक्सचेंज होगा। मतलब ये अगर इधर आया तो ये इसकी जगह आ जाएगा, समझ रहे, आप इधर गए तो ये इधर आ जाएगी,
ये एक्सचेंज मैक्सिमम कब होगा? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे ना, तब एक 10 के साथ एक्सचेंज कर सकता है। अगर 11 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक 10 एक्सचेंज कर सकता है। पर अगर बच्चे कम होंगे तो कम एक्सचेंज होगा ना। मान लो 2 ही बच्चे हैं, तो ये इसकी जगह आ गई, ये इसकी जगह, खत्म हो गया एक्सचेंज, और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। पर अगर 5वां इलेक्ट्रॉन भी हुआ ना तो एक एक्सचेंज और बढ़ जाएगा, सबका एक एक एक्सचेंज बढ़ेगा। इसके 4 एक्सचेंज है, होंगे ना इसके 4 एक्सचेंज, इसके 3 ही होंगे एक्सचेंज, 1 2 3। इसके 2 ही होंगे, 1 2, और इसका एक एक्सचेंज। समझ आ रहा है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऐसे होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का 5 एक्सचेंज, सेकंड का 4, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, और उसका 1। अगर इसका बोलोगे तो ये तो बाकी के साथ तो एक्सचेंज कर ही रहा है ना, अल्टीमेटली इसकी पोजीशन भी एक्सचेंज हो रही है। बट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर मैक्सिमम व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम इन ईच ऑर्बिटल। जब सब हाफ फिल्ड है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हाईएस्ट है। पर अगर मान लो 5 में से 3 ही फिल्ड होगा, बाकी दोनों खाली हैं, तो एक्सचेंज इसके 2, इसका 1 खत्म, और कोई एक्सचेंज नहीं है। इसका एक्सचेंज हो गया, इसका एक्सचेंज भी हो गया, इसका एक्सचेंज भी हो गया, टोटल 3 ही एक्सचेंज पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना? बट ज्यादा नंबर्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग में, तो एक्सचेंजेस ज्यादा हो सकते हैं। है ना क्लियर? और जितना ज्यादा एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा होता है। हर एक्सचेंज में एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है? एंड जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है इसका रीजन, ठीक है? देखो एक्सचेंज एनर्जी में हाइफन डाल के, the stabilizing effect arises the stabilizing effect arises the stabilizing effect arises whenever 2 or more electrons with same spin are present. When 2 or more electrons with same spin are present in the degenerate orbitals, full stop. These electrons tend to exchange, these electron tends to exchange their positions. These electrons tends to exchange their positions. These electrons tends to exchange their position, and the energy released due to this exchange, and the energy released due to this exchange, and the energy released due to this exchange is called exchange energy. Is called exchange energy. Is called exchange energy. The number of exchanges that can take place, the number of exchanges that can take place, the number of exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. तो लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ के लिखो ना, सिर्फ लिखो मत बिना सोचे समझो। The number of exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. Completely filled में भी ये होगा, देखो अगर कोई ऑर्बिटल completely filled है, ध्यान देना, पहले ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन 4-4 एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वाला अपने इन वालों के साथ 4 एक्सचेंज कर सकता है, अपने अपने स्पिन वाले के साथ ही करेंगे, समझ रहे हैं ना? वरना अगर दूसरे स्पिन याद कर दिए तो सेम स्पिन वाले एक ही में आ जाएंगे ना, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा।
समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए सेम स्पिन वाले भी अपने वाले के साथ एक्सचेंज वाले, इसलिए यहाँ पे प्लस हाफ के पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और माइनस हाफ के पास भी 4 ऑप्शन। बोथ हैव गॉट 4 स्पिन ऑप्शंस। इनके पास 3 3, इनके पास 2 2, इनके पास 3। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे भी जब वो डबल डबल फील्ड है तभी मैक्सिमम एक्सचेंज कब होगा, जब सारे के सारे डबल फील्ड है, यानी कि कंप्लीटली फील्ड। समझ रहे हैं? लास्ट लाइन लिखना। As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. And so is the stability. And so is the stability. एनसीईआरटी रखिए सब। हाँ, तो एक पेज नंबर ना ये वाला निकालना, इसमें एक डायग्राम है वो बना लो एक्सचेंज वाले के लिए। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। दिख रहा है वो ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ, उसके जो राइट साइड में जो डायग्राम दिया ना वो एक्सचेंज शो कर रहा है। देखो एक बार, दिख रहा है एक्सचेंज, सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ हाफ फील्ड है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और दिखा भी रहा है कि 4 एक्सचेंज करेगा पहला इलेक्ट्रॉन, 3 एक्सचेंज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 एक्सचेंज करेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, और 1 एक्सचेंज करेगा चौथा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? तो ये ऊपर के चारों, ये साइड के चारों डायग्राम बना लो। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन का ही मैक्सिमम एक्सचेंज दिखाया है। ठीक है, समझ में आ गया वो डायग्राम? बस उसको नोट कर लो। आंसर शीट तो दे देंगे जाओ, यही चेक करके भी लाएगी क्या? एक टॉपिक ना बीच में छूट गया था, उसको अपन अभी लिख लेते हैं। हेडिंग डालना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं ये कहाँ पढ़ना था मैं आपको बता रहा हूँ।
हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहां पे क्या बोले थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, इनफैक्ट दे आर मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, राइट। मतलब जितनी ज्यादा देर तक अगर आप एनर्जी दोगे किसी बॉडी में, उतनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, मतलब उतने सॉरी जितने ज्यादा हीट कर रहे हो बॉडी को, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो उस बॉडी को। और कोई भी अगर बॉडी गर्म होती है ना, तो वो एक ही कलर की नहीं होती, पहले वो रेड होती है ना, फिर वो थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगी, येलो होगी, फिर वो ब्लू हो जाती है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन को ही हीट कर रहे हो, तो पहले आयरन लाल होगा, अगर इफ यू कंटिन्यू टू हीट इट, तो आप और एनर्जी एब्जॉर्ब करा रहे हो उसके अंदर, और एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी था ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये याद है, यहीं से तो आया था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। मैं क्लियर, मतलब जितनी ज्यादा आप एनर्जी दोगे ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यू आर कंटिन्यूइंग सप्लाइंग एनर्जी या हीट टू दैट मटेरियल, तो एनर्जी जाते जा रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लाल कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसलिए कोई भी चीज सबसे पहले रेड हॉट होती है जब आप बर्न करना चालू करते हो। तो फिर आप और एनर्जी देते जा रहे हो, मतलब अब वो हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करना चालू करेगा, वो मटेरियल जो गर्म हो। पहले वो लाल दिखा, लाल दिख रहा है मतलब लाल वो एमिट कर रहा है, तभी तो वो दिख रहा है ना। कोई भी चीज जिस कलर की दिख रही है मतलब वो वही कलर एमिट कर रही है, जैसे ये व्हाइट कलर का दिख रहा है मतलब ये व्हाइट कलर एमिट कर रहा है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है मतलब ये ब्लैक कलर एमिट कर रहा है। जो चीज हमें जिस कलर की दिख रही है मतलब वो वही कलर एमिट कर रही है। क्लियर। तो अगर आप एनर्जी और देते जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एंड धीरे धीरे वो येलो लाइट भी देगा, क्योंकि रेड, अगर आप रेड देखो, रेड, इसके बाद ऑरेंज, येलो, यहाँ कहीं ब्लू आएगा ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ से ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसलिए पहले सब्सटेंस रेड दिखेगा, कुछ देर बाद येलो दिखेगा, कुछ देर बाद ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हैं। हालांकि अब इतना हीट करते नहीं है, वो आयरन को रेड होने में ही हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, लिखना नीचे। इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी, if the substance being heated is a black body, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है और एक परफेक्ट एमिटर है, ठीक है। वो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे के सारे कलर एमिट भी करेगा, ब्लैक, ठीक है। तो जहां लिखिए ना, इफ अ सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी, ब्रैकेट में ब्लैक बॉडी का मतलब लिखना, which is a perfect absorber and perfect radiator of energy, which is a perfect absorber and perfect radiator of energy। ब्रैकेट में कंटिन्यू करेंगे अभी, है ना, ब्रैकेट क्लोज मत करना। which is a perfect absorber or and perfect radiator of energy, that is which can emit and absorb all frequencies, that is it can emit and absorb all energies, that is it can emit or absorb all energies, that is it can emit and absorb all frequencies, sorry energies लिखिएगा, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी, सारे लाइट की, सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को वो एब्सॉर्ब कर दो। तभी तो हम गर्मी के सीजन में हमें बोलते हैं ना ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर देगा, ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो एब्सॉर्ब करेगा, आपको और गर्मी लगेगी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देना। द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर कोई ब्लैक बॉडी को हीट करते हो तो जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बीच में ब्रैकेट में तो हमने ब्लैक बॉडी का मतलब लिखा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम में लिखना एक एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं मैं. When some solid substance is heated, when some solid substance is heated, देखो क्वांटम थ्योरी से ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझा पाए थे. याद है? क्वांटम थ्योरी से ही तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा पाए थे ना, कि क्यों एक मेटल सरफेस में जब एक लाइट आके हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आके इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस करता है. उसका कारण, उसका रीजन भी अपन ने यही से दिया था कि जो एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उनके पास फोटॉन्स है, यानी क्वांटम है. वो क्वांटम एनर्जी पैकेट्स हैं. वो एनर्जी अपनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर आ जाता है. ये रीजन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो पहले के साइंटिस्ट नहीं समझा पाए थे. क्यों नहीं समझा पाए थे? क्योंकि उनके समय वो डुअल नेचर ऑफ वेव आया ही नहीं था. डुअल नेचर ऑफ वेव तो रदरफोर्ड के बाद आया कि प्लैंक ने देखा कि मैटर का, सॉरी, वेव का वेवी नेचर तो होता है, बट दैट वेव आल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स वर नोन एज क्वांटम. लाइट के केस में हम उसे फोटोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोटोन. अभी भी जो मेरे ऊपर आ रहा है वो सब क्या है? फोटॉन्स. लाइट आ रही है ना, फोटॉन्स. बस ये कि उस लाइट से हम एनर्जी नहीं ले सकते, ये हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है. अपन जादू नहीं है. वो जादू को लाइट से एनर्जी मिलती थी ना, जादू नहीं जानते आप लोग के समय थी ना वो पिक्चर, कोई मिल गया. वो लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी को लेके, मतलब एनर्जी उसके अंदर आती थी. हमारे अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है? वरना हम भी प्रोड्यूस करते ना, हम भी फोटोसिंथेसिस करते, राइट? तो हम नहीं कर सकते. प्लांट्स करते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब दैट लाइट, फोटॉन्स, उनको एनर्जी देते हैं खाना में. तो वैसे ही ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी रीजन हम डुअल नेचर से ही समझा पा रहे हैं कि जितनी ज्यादा आप लाइट देते रहोगे, आप एनर्जी देते जा रहे हो, आप और कंटिन्यूसली लाइट दे रहे हो, आप और एनर्जी दे रहे हो, इसलिए वो बॉडी जो जल रही है वो अलग अलग कलर की लाइट एमिट करती है. ये रीजन है इसका. ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन अलग अलग कलर की दे रही है ना, उसका कारण बता रहे हैं हम. हमने लिखा ना कि ब्लैक बॉडी वो है जो हर तरह के लाइट को एमिट करता है, तो लिखे ना अपन ब्रैकेट के अंदर. तो वो क्यों करता है? क्योंकि जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो वो अलग अलग एनर्जीज ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वो फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर रहा है. समझ रहे हैं? अगर उसके पास 20 जूल है तो 20 जूल के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो एमिट करेगा. अब एनर्जी बढ़ गई, 50 जूल होगी, तो 50 जूल के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो एमिट करेगा. और ये बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी. बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो क्या लिखे? A substance, yeah, when some solid substance is heated, the atoms of the substance are set into oscillations. When some solid substance is heated, the atoms of the substance are set into oscillations. क्योंकि वाइब्रेट होंगे ना, उनको हीट एनर्जी मिल रही है. And emit radiation of frequency, and emit radiation of frequency, and emit radiation of frequency nu. फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन. न्यू भी नहीं है, थोड़ा सा घुमा देंगे, ठीक है? न्यू. तो सब नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, अगर आप अभी भी हीट करते रहोगे, नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, more and more energy is being absorbed. Now as heating is being continued, more and more energy is being absorbed. More and more energy is being absorbed by the atoms, and they emit radiations of higher and higher frequencies. Okay, so stop. As red light has minimum frequency, as red light has minimum frequency, and yellow has
higher frequency and yellow has higher frequency, comma. Therefore, the body on hitting becomes, therefore the body on hitting becomes first red, therefore the body on hitting becomes first red, comma, then yellow, and so on. क्लियर है? ठीक है, विद दिस आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब आज क्वेश्चंस करने से पहले ना एक मैं ब्रीफ समरी दे रहा हूँ पूरे चैप्टर की, ठीक है? जो नहीं भी थे ना शुरू से वो भी पर ध्यान देना, 15 मिनट का समरी दे रहा हूँ, ठीक है? शुरू से लेके फर्स्ट टॉपिक से लेके आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है? एकदम रैपिड फायर में चलेगा, ठीक है? तो डाउट होगा तो बीच में रोकना, ठीक है? तो वी स्टार्टेड योर चैप्टर विद डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हेन आई से सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ईयर में आप लोग देख लेना, ठीक है? तब क्या डिस्कवर हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज इन्होंने देखी थी, जब ये गैस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। नॉर्मल प्रेशर में तो नहीं करती हैं, बट उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर में कोशिश करी और वाकई में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, और उन्होंने देखा कैथोड रे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाले टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, राइट? बट अभी तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, तो उनको नहीं पता था ना, तो कैथोड रेज उन्होंने देखी, और जब उनकी स्टडी की तो उनको पता चला कि इसके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो किसी ने सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी तो हम बोलते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है। एक एटम न्यूट्रल होता है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए अपन उसे न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए सेम एक्सपेरिमेंट वापस परफॉर्म किया गया, बट विथ परफोरेटेड कैथोड। कैथोड को क्या ले लिया गया? छेद वाला परफोरेटेड कैथोड, ताकि एनोड से अगर कोई रेज आ रही होंगी तो वो कैथोड के छेद से जाके कांच में टकराएंगी। कांच में हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के रखेंगे, जैसे ही फ्लोरोसेंट स्क्रीन में कोई चीज टकराती है वहां पे कलर आ जाएगा। तो वहां से पता चला कि एक रे आपकी एनोड से भी निकलती है, और उसको नाम दे दिया गया एनोड रेस या फिर कैनाल रेस, क्योंकि वो छेद से बाहर आ रही थी, मतलब कैनाल हो गया, ठीक है? तो उससे इसको नाम दिया गया था कैनाल रेस। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एनोड रेस में कैनाल रेस, और एनोड में पाए गए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको नाम दे दिया गया। एम आई क्लियर? अब जब ये दोनों फॉर्म हो गए ना, तो फिर तीसरे की नीड क्यों पड़ी? पॉजिटिव नेगेटिव तो बराबर हो गए, एटम तो न्यूट्रल होता है, बट मास का फर्क आ रहा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था, उसको हम कंसिडर नहीं करते मास के लिए। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर था, बट एक्चुअल मास जो वे करने पे आया ना वो ज्यादा आ रहा था, और काउंट करने पे कम आ रहा था। ऑब्वियसली कम आ रहा था क्योंकि हमने न्यूट्रॉन को तो अभी तक कंसिडर किया ही नहीं, हमको जानते ही नहीं थे कि न्यूट्रॉन नाम का भी कुछ होता है, जबकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आप न्यूट्रॉन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? मतलब उन्होंने सोचा कि एक और पार्टिकल अंदर ऐसा है जिसका मास जरूर है, चार्ज भले जीरो हो, क्योंकि एटम न्यूट्रल हो चुका है। एक नेगेटिव चार्ज डिस्कवर हो चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हो चुका है, तो एटम न्यूट्रल हो चुका है। मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज में न्यूट्रल है, बट मास में है उसका कुछ मास, सिग्निफिकेंट मास है। Am I clear? तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल है करके इग्नोर कर देते हैं, विच इज 9.31 into 10 to the power minus 31। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार कैलकुलेशन में इसको छोड़ दें, इग्नोर करते हैं, मतलब मास कैलकुलेट करने पे इग्नोर कर देते हैं। और अगर कहीं फॉर्मूले में ई यूज हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको यूज करना है कि सर तो बोले थे नेग्लिजिबल है, छोड़ दो, ऐसा नहीं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसका मास कैलकुलेट किए थे 1.67 into 10 to the power minus 27 kg आ रहा था, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है, बट चार्ज जीरो होता है न्यूट्रॉन का, चार्ज इज न्यूट्रल, ठीक है? मास प्रोटॉन के बराबर। तो ऐसे तीनों का डिस्कवरी हुआ।
इसके बाद आए अलग अलग स्ट्रक्चर्स एटम के। सबसे पहला स्ट्रक्चर था जे थॉमसन का ही, यहां भी पहले किए, यहां भी पहले किए, ठीक है, जे थॉमसन। और इनके स्ट्रक्चर का नाम था वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने बोला कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए एम्बेडेड है, ठीक है, ये उनका कहना था। किसी को कोई नहीं जानता था कि एटम्स कैसे होते हैं, तो सब अपनी अपना तुक्का लगा रहे थे कि किसी का तो सही होगा, तो पहला तुक्का इन्होंने लगाया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड है, अंदर घूम भी नहीं रहे हैं, चिपके हुए, जैसे वाटरमेलन तरबूज में अंदर बीजे चिपके रहते हैं, समझ रहे हैं, वैसे चिपके रहते हैं। तो उनका एक पॉइंट सही था कि एटम न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, ये पॉइंट उनका करेक्ट था। बट जो दूसरा पॉइंट था ना कि एटम अपने आप में बाहर से ही स्फेरिकल है और पॉजिटिव हो, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव बॉडी अगर इसके पास आएगी तो ये रिपेल हो जानी चाहिए ना, अंदर तक आनी नहीं चाहिए, मतलब उसके पास आके रिपेल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बट ऐसा हुआ नहीं, ये गलत किसने प्रूव किया, तो अगले साइंटिस्ट आए, दैट इज रदरफोर्ड। उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, दे आर बेसिकली हीलियम आयन, He2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। हीलियम आयन कैसे बनेगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल डालो तो क्या बचेगा, He पॉजिटिव। जोर से धक्का दो, ठीक है, तो इसी को एक्चुअली हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की शीट ली, क्योंकि गोल्ड पतला होता है ना, मतलब गोल्ड इज हाईली मैल्येबल, आप गोल्ड को पीट के पतला कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो वो पतला गोल्ड में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ना बिना कोई डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए, मतलब यहीं पे जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पार होके जा रहा है, मतलब स्फीयर तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, वरना वो पॉजिटिवली पार्टिकल्स यहां तक भी नहीं आते, ये तो पार होके चले गए ना। मतलब उनका जो फर्स्ट पॉइंट था कि एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, वो गलत पॉइंट है। अगर ऐसा होता तो ये हीलियम पार्टिकल्स अंदर पार करके नहीं जा पाते, ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ कुछ आपके जो अल्फा पार्टिकल थे ना, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए विद सम एंगल, ठीक है। और वेरी फ्यू 10,000 पार्टिकल फेंके होंगे तब जाके एक पार्टिकल एकदम 180 डिग्री से पीछे आ गए। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे उनके, बहुत सारे बिना कुछ किए चले गए सीधा, कुछ का थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ का 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे अपन दीवार में जाके टकराए तो एकदम पीछे आएंगे ना, वैसा टाइप का, ठीक है। और अगर दीवार के साइड से टकराओगे तो बस ऐसे टकरा के उधर चले जाओगे, पीछे नहीं आओगे ना, समझ रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि अल्फा पार्टिकल जाके ना किसी एक सेंटर में एक बॉडी है, उसके उससे उससे टकरा रहे हैं, तभी छोटे छोटे डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, पर वो बॉडी इतनी छोटी है कि बहुत फ्यू पार्टिकल ही उसको जाके टच करके वापस आ रहे हैं। आप डार्ट गेम खेलोगे, डार्ट गेम, बुलसाई, इसके बीच में मारना बहुत बहुत कठिन है ना, क्योंकि इसकी बीच की जगह सबसे छोटी होती है, तो इसकी बीच की जगह सबसे छोटी होती है, तो वहां मारना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। बस वैसा ही यहाँ पे न्यूक्लियस का हाल, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था ना अंदर जिससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो छोटा था, हैवी था, पॉजिटिवली चार्ज, समझ रहे। तो वो डार्ट गेम में भी बीच में एम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे भी वेरी फ्यू पार्टिकल आउट ऑफ 10,000 एक पार्टिकल जाके एकदम बीचों बीच टकरा रहा होगा एटम के, और वो उसको एकदम 180 डिग्री पीछे फेंक रहा होगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 उनके ऑब्जर्वेशन थी, बेस्ड ऑन दिस 3 ऑब्जर्वेशन उनके कंक्लूजन क्या थे। पहला कंक्लूजन, बहुत सारी खाली जगहें हैं एटम के अंदर, पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, सेंटर में कोई एक बॉडी है ना, जो कि हैवी है, फर्स्ट पॉइंट, छोटी है, सेकंड पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। और उनको, उस बॉडी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जे थॉमसन जैसा था कि एटम
न्यूट्रल होता है। वो उस बात से एग्री कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है चार्जेस तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। बट ये 2 पॉइंट बता, आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन के वापस आ रहा है जो न्यूक्लियस से टकरा है, तो सर ये वाला तो पॉजिटिव वाला था ना, मतलब जो रे गया था गया था वहां पर, तो वो टकरा के वापस आया तो उसको रिपेल किया ना वो, तो वो पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं है। कौन पॉजिटिवली चार्ज नहीं है? मतलब न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुआ, क्यों होगा? तब तो वो रिपेल किया ना वापस उधर इसको चिपका लेता वो। अगर न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता तो वो तो अल्फा पार्टिकल को चिपका लेता ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइक चार्जेस थे तो इसलिए उसको एकदम धक्का दे के एकदम सामने आ गया था। बाकी सबको भी डिफ्लेक्शन मिला क्योंकि वो साइड साइड से टकरा के चले गए होंगे, बट एक ही सेंटर पे मारा तो वो एकदम 180 डिग्री पीछे आ गया। इसलिए भी आप लोगों ने यहाँ पे एक वो रखना पड़ेगा, फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरेसेंस स्क्रीन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन टकराया, वरना हमको एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो नहीं ना, आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते राइट फ्रॉम योर नेकेड आई। तो वो उनको देखने के लिए आपका, अगर वो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे तो आप देखोगे कि ऐसा गोला बन के आर्क ऐसा बना हुआ है ना, वहां पे वो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट है आपकी या फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, और बीच में गोल्ड शीट पड़ी हुई है और सामने से अल्फा पार्टिकल्स आके हिट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, वो चिपके हुए नहीं है, जैसे कि जे थॉमसन ने कहा, ठीक है। तो उनका मॉडल थोड़ा हद तक ठीक था कि बीच में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट। बट उन्होंने ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करी, ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करी। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, आप एक साइकिल उठाओ और साइकिल को ऐसे गोल घुमा के छोड़ दो, तो क्या वो जिंदगी भर ऐसे घूमते रहेगी? क्या नहीं घूमेगी ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो गिर जाएगी। यही चीज का इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोला सबने कि जब इलेक्ट्रॉन, आपने एनर्जी की कुछ बात नहीं की, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूमते 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 धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होगी, धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के पास आएगा और एक पॉइंट ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, हमारे चारों तरफ एटम ही एटम है, मतलब एटम एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो बोर ने फिर बाद में क्या बोला कि नो डाउट न्यूक्लियस बीच में है, पॉजिटिव चार्ज भी है, आजू बाजू जो ऑर्बिट है ना उनकी एनर्जी फिक्स है। एनर्जी क्या है? फिक्स है। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट नहीं करता, एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे कम होगी ना। तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ तो मेरी धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, बाहर आ रही है एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है मेरी बॉडी से कि बढ़ती जा रही है, कम हो रही है ना। तो हमारे अंदर तो ऐसा होता है कि हम कुछ काम करेंगे तो हमारी एनर्जी रेडिएट होगी, बाहर निकलती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं तो वो घूमते ही रहेंगे उस ऑर्बिट में हमेशा विथ फिक्स्ड एनर्जी। तभी इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि वो एनर्जी शेल्स है ना, और ऑर्बिट को शेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेशनरी इसलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं कि रुकी हुई है, स्टेशनरी इसलिए क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। क्लियर है? तो ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके हिसाब से एक पॉइंट पे आके गिर जाना चाहिए, तो ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रदरफोर्ड का, मतलब आप ये बोल सकते हो कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी समझा नहीं पाए कि एटम स्टेबल क्यों रहता है, कैसे रहता है। आपकी थ्योरी के हिसाब से तो एटम को नहीं रहना चाहिए स्टेबल, खत्म हो जाना चाहिए, डिसअपीयर हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये रदरफोर्ड का मॉडल ऐसे फेल हुआ। इसके बाद बोर के आने से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए। हाँ विज्ञापन पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहेगी ओवरऑल, हाँ इलेक्ट्रॉन की नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। और इलेक्ट्रॉन एमिट भी नहीं करेगा एनर्जी, जब वो घूमते घूमते ना वो कभी अपनी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, एक्सचेंज करेगा तो रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद बोर के आने से पहले ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए। उसमें पहला डेवलपमेंट था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है। वेव का वेवी नेचर तो होता है, एक वेव का वेवलेंथ होगा, एक वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, एक वेव का टाइम पीरियड होगा, एक वेव का वेलोसिटी होगा, एक वेव का एम्पलीट्यूड होगा, एक वेव का वेव नंबर होगा। इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे अपन, एक एक करके सबको डिफाइन किए थे, हर का एक फॉर्मूला लिखे थे, कुछ ना कुछ जो भी फॉर्मूला। जैसे सबसे मेन फॉर्मूला क्या था इस जगह का, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जहाँ पे C मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी। C से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C मतलब वही होता है, ठीक है। अदर के लिए आप V बोलो, मैं भाग रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी आप V बोल लो, बट लाइट की वेलोसिटी C ही बोलोगे, क्योंकि C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अनटिल एंड अनलेस आपका मीडियम एयर के अलावा कुछ और ना, क्योंकि ये जो 3 × 10⁸ है ये एयर नहीं होता है ना। वाटर और ग्लास में स्पीड अलग होती है, अपन पढ़ते थे ना 10th क्लास में, वाटर में स्पीड अलग होती है लाइट की, और ग्लास में स्पीड अलग होती है लाइट की, पर हम एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका वेव नेचर था। तो वेव का वेव नेचर तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, बट वेव का पार्टिकल नेचर भी होता था, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय प्लैंक। तो उन्होंने दी थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो E इज इक्वल्स टू h nu वाज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। या अगर मैं थोड़ा और पीछे आऊं एक स्टेप, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। या थोड़ा सा और पीछे आऊं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जो मैं अभी बताया आप लोग को, अगर पढ़े ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो यही बता रहा था। और these पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटम। तभी थ्योरी का नाम क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पड़ा, प्लैंक ने दी थी और उन्होंने अपने पार्टिकल्स को नाम क्वांटम दिया था, इसलिए थ्योरी का नाम पड़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका स्टेटमेंट है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। कोई भी लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, कि वो लाइट किस फ्रीक्वेंसी की है। अगर रेड लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके पास कम एनर्जी होगी। अगर वो ब्लू लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, समझ रहे हैं। और वायलेट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उसके क्वांटम में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी पैकेट्स में, समझ में आ रहा है। तो ये आपका E इज इक्वल्स टू h nu, आप चाहो तो इसको E इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा भी लिख सकते हो, ठीक है। यही हमने दो इफेक्ट देख लिए थे, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो अभी अपन ने पढ़ा, तो वापस नहीं बता रहा हूँ, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी अभी मैं बताया था, कि अगर आप एक सरफेस ऑफ मेटल में एक लाइट को मारोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि वो लाइट के पास एनर्जी है, वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिली, वो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आएगा। अगर और एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन भागेगा भी, निकल के रुकेगा नहीं। आपने एक्सेस एनर्जी दी तो भागेगा भी, याद है। h nu नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। अगर आपने एनर्जी जो दी वो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो एक्सेस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, भागेगा इलेक्ट्रॉन। A moving body possesses kinetic energy। क्लियर है आप तक? इसके बाद हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं ना, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब एक स्टेट से, ध्यान देना यहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। पर जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके, मतलब उसको अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, तो वो जंप करके अपने हायर स्टेट में जाता है, जिसको अपन कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहाँ वो कम एनर्जी में था, मान लो 20 जूल में था, उसने 40 जूल गेन की और यहाँ बन गया वो 60 जूल में, है ना। एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर की नहीं होती, रिटर्न होकर इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, पर उसको वहां रहने के लिए तो 20 ही चाहिए। तो जब वो आएगा तो 40 जूल के हिसाब से लाइट एमिट करते हुए नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो लाइट एमिट करता है ना, उसको अपन जब फोटोग्राफिक प्लेट में लेंगे, प्रिज्म में लेके, प्रिज्म में डिस्पर्जन होगा, और जब आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट में कनेक्ट करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम दिख जाएगा। स्पेक्ट्रम कितने रखे पड़े थे अपन, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में भी दो टाइप के पड़े थे, एक कंटिन्यूअस और एक लाइट स्पेक्ट्रम। एक सब्सटेंस जो लाइट एमिट करेगा वही लाइट व्हाइट लाइट में से एब्जॉर्ब करेगा। देखिए था ना इसका डायग्राम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोर ने समझाया भी था, 5 सीरीज थी, लाइमन, पाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट एंड पीफन। N1 की वैल्यू सब में चेंज होगी, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5,
N2 की वैल्यू इसके लिए 2 से स्टार्ट होगी, इसके लिए 3 से स्टार्ट होगी, इसके लिए 4 से, इसके लिए 5 से और इसके लिए 6 से। इसका मतलब क्या है कि 2 से 1 में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज में आएगा, 3 से इलेक्ट्रॉन अगर 1 में जंप करता है 1 ऑर्बिट में तो लाइमन सीरीज, 4 से 1 तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर से 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज का पार्ट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन याद है, 3 से 4 से 5 से अगर 2 में आ रहा है तो पाल्मर सीरीज विजिबल रीजन है, और बाकी तीनों आपके रेडियो वेव्स को पार्शियल ब्रैकेट एंड। तो इन्होंने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्या था, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट बोल रहे थे, ऐसे एलिमेंट जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, He पॉजिटिव के पास, Li2 पॉजिटिव के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो सभी आपके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन्हीं को हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बोर ने जो थ्योरी दी थी वो हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल थी, बाकियों के लिए फेल हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल थी। हमने बोर का रेडियस कैलकुलेट किया था, याद है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बट वी कैलकुलेटेड बोर रेडियस, याद है, अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस निकाला था ना बोर ने फॉर्मूला यूज करके। हाँ बोल, फिर बोर का ये तो रेडियस हो गया, इसकी वेलोसिटी भी निकाली थी, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से किस ऑर्बिट में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, और एक और चीज क्या निकाली थी, बोर का रेडियस हो गया, वेलोसिटी होगी, एक और क्या था, एनर्जी। 3 चीजें निकाले थे, बोर की हर ऑर्बिट की एनर्जी, बोर ने बोला था कि पहला ऑर्बिट k है, दूसरा m है, तीसरा m है, चौथा n है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हैं। तो तीनों के लिए एक फॉर्मूला दिया था बोर ने, जो कि सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए ही था। Z यूज किए थे, याद है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए वो एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 लेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 लेंगे। समझ में आ रहा है। तो दिस वाज बोर का मॉडल क्यों फेल हुआ, क्योंकि बोर आगे के एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए, और भी कुछ इफेक्ट अपन लिखे थे ना, रीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर ऑफ मैटर। अभी तो अपन ने डुअल नेचर ऑफ वेव देखा, बट मैटर का भी डुअल नेचर होता है, वो बोर को नहीं पता था, इसलिए बोर का मॉडल भी फेल हो गया। फिर आया आपका क्वांटम मैकेनिकल, बट क्वांटम मैकेनिकल के पहले भी कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे रदरफोर्ड से बोर के बीच में कुछ डेवलपमेंट हुए ना, वैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोर के बीच में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट क्या था, 2 डेवलपमेंट। फर्स्ट वाज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकंड वाज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल नेचर ऑफ मैटर में मैटर का पार्टिकल नेचर, तो इस मैटर में पार्टिकल है, हर मैटर में पार्टिकल होते हैं, राइट, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम एटम बोलते हैं, राइट। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो होगा ही, बट मैटर की एक वेव भी होती है जो हमें नहीं दिखती, इस पेन की भी एक वेव होगी, वो हमें नहीं दिखती, ठीक है, क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत ही छोटी है ना। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वो इनसिग्निफिकेंट था, अपन निकाले थे, बट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की वेव को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब तक तो अपन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक मैटर मान रहे थे, बट इलेक्ट्रॉन की एक वेव भी होती है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या निकाले थे अपन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली। ये दिया किसने था इसको, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली गेव द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसलिए इस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बोले गए थे इसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। मतलब मैटर का वेव भी होता है, तो उस वेव का वेवलेंथ बताओ, ये हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखे थे कि अगर किसी एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतना फास्ट है मूवमेंट में और इतना छोटा है दिखने में कि आप एक ही बार में उसकी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कार का कर लेते हैं कि कार कितने वेलोसिटी से चल रही है और कार की पोजीशन क्या है। कार एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, राइट, हमें दिख रही है दूर से भी, बट इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता। तो इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पे पोजीशन एंड वेलोसिटी
एक्यूरेटली कैलकुलेट करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो देयर आर सम इनएक्यूरेसी, और उन इनएक्यूरेसी का अपन नाम क्या देते हैं? डेल एक्स इज द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल वी इज द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, या आप मोमेंटम बोलो। और ये इनएक्यूरेसी का प्रोडक्ट हमेशा h/4 पाई से बड़ा होगा या बराबर होगा। हमें पता है मोमेंटम में मास तो चेंज नहीं होगा किसी भी चीज का, तो मास अलग कर लेंगे और वेलोसिटी बस दे देंगे, दैट विल बी इक्वल टू h/4 पाई। दिस वाज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगेन हाइजेनबर्ग में हमको समझ में आया कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही ये इनएक्यूरेसी काम की है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ये इनएक्यूरेसी काम की नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि आप मुझे आंसर बता दिए सर मेरा आंसर 45 आ रहा है, बट मैं बोला नहीं आंसर 45.00008। तो क्या ये काम का है क्या? आप इग्नोर करोगे ना, 45 ही लिखोगे आंसर। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इतनी ज्यादा जो इनएक्यूरेसी आ रही है ना वो इग्नोरेबल है। हम इतनी इनएक्यूरेसी को इग्नोर कर सकते हैं कि आपका मेजरमेंट इतना नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है तो मैं मान लूंगा, चलो ठीक कोई बात नहीं, सही है। समझ रहे हैं? इसके बाद हम आए थे क्वांटम, क्योंकि हमारा जो मैकेनिक्स है ना फिजिक्स वाला, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को नहीं समझा पाएगा। वो किसके मोशन को समझा सकता है? एक पत्थर के मोशन को, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को मैक्रोस्कोपिक, एक कार के मोशन को, एक ट्रेन के मोशन को, एक प्लेन के मोशन को, क्योंकि दीज आर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। तो वो जो तीनों इक्वेशन हम पढ़ते थे 9th में, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये सब किसके लिए लागू होता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। दे फेल्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन में आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए एक नया मैकेनिक्स आया विच वाज टर्म्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को भी कंसीडर किया। और एर्विन स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन दिया, XYZ वाला एक इक्वेशन लिखे थे ना, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन नाम था उसका, डेल स्क्वायर एक्स बाय ऐसा सब कुछ इक्वेशन था ना, साइन लिखे थे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर मिला। हाँ, वो भी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्टेबल एक जगह नहीं रह सकता, वो हमेशा मूवमेंट करेगा। और हेजनबर्ग ने ही एक चीज और बताई थी कि ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होगा। तो अभी तक आप ये बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना फिक्स्ड ऑर्बिट, बट फिक्स्ड ऑर्बिट तो तब बनाओगे ना जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हर बार पता होगी। जैसे आपको कार की पोजीशन पता होगी, कार यहाँ है, 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 तो आपने कार का पाथ बना दिया, कार ऐसे गई। बट इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता ही नहीं चल रहा है पोजीशन हर बार, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं बना सकते। तो अब आया था कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का, कि इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में कहीं भी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और उस जगह को नाम दिया गया था ऑर्बिटल। समझ गए? तो ऑर्बिट होती है, बट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ऑर्बिट होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑर्बिट नहीं होती है, ऑर्बिट होती है, बट इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाए जाएंगे। पाए भी जाएंगे तो कुछ सम फॉर सम सेकंड्स, उसके बाद वो वहां से चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक एरिया है, दे हैव गॉट अ स्पेस, एरिया भी नहीं बोलना चाहिए, दे हैव गॉट अ स्पेस जहां वो कहीं भी रह सकते हैं। और उसी स्पेस को, उसी रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑर्बिटल के बाद तो फिर हम आए गए थे कंटिन्यूस फ्लो में, आप लोग भी ज्वाइन कर लिए थे, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे फोर्थ वाला था, उसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, NLMS। वो क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन देता था, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर लोकेशन, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सब ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और किस टाइप का स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? ऑर्बिटल्स की शेप पढ़े थे। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डंबल होता है, और डी का डबल डंबल होता है। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, है ना। तीनों रूल्स पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुल्स रूल। इन तीनों रूल से हमने ऑर्बिटल की फिलिंग भी सीख ली। ऑफ प्रिंसिपल वाला याद रखना, 3 तरीके से मैंने बताया था, आप 3 तरीके से पहचान सकते हो कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। n+l रूल देखे थे अपन, हम किसी भी ऑर्बिटल का n और l वैल्यू अगर ऐड करते हैं, अगर वो कम आता है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर वो ज्यादा आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा है।
अगर बराबर आएगा तो हमें देखना है कि n का वैल्यू किसका ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं? क्योंकि 4s और 3d में दोनों का वैल्यू 4 आ रहा है ऐड करने पे फॉर एग्जांपल, बट 4 नंबर ज्यादा है इसलिए 4s का एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी मेरे को पता है कि 4s छोटा होता है एनर्जी, ठीक है। और फिर आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट क्लास में देख लिया था। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्रोमियम एंड कॉपर, व्हाई दे हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन और उसका रीजन क्या है वो भी अपन आज देख लिया, एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, पुराना वाला भूल जाएंगे। बोर का जो पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमा कॉमा डाल के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते थे, अब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना सीख गए, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार और, है ना, 2 दिन लेके, और अपन मोस्ट प्रोबेबली संडे को उसका टेस्ट करेंगे ये वाला। आज ट्यूसडे है, यू हैव गॉट 4 डेज, आज ट्यूसडे है ना, हाँ, आपके पास 4 दिन है, आराम से प्रिपेयर करो चैप्टर को, नोट्स है आप लोग के पास, टेस्ट है बोले हैं सर, ठीक है। तो मंडे कर लेते हैं या ट्यूसडे कर लेंगे, अपने साइंस केमिस्ट्री क्लास के कर लेंगे। फिर आप कि ये इस दिन जो एक ही क्लास होती है ना, तो उस दिन आप एक दिन 1 घंटा पहले आ जाए तो अपन उसी दिन टेस्ट भी कर लेंगे और फॉलोड बाय क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से फिर हम अगला चैप्टर चालू करते हैं। सबके स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या?